नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 विधायिका और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 और हम हैं साथ, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो तैयारी चल रही होगी वो बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी और आप सभी होंगे भी बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। इन टॉपिक्स को पढ़ते जाइए, समझते जाइए और ऐसा समझ लीजिए कि आप कलेक्टर ही बन जाएं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझना है। पर आज क्या समझाओगे सर, आज कौन से मुद्दे पर अपनी चर्चा होने वाली है? आज अपन बात करेंगे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। हम ये बार बार में लास्ट के लेक्चर्स में भी पढ़ करके आए हैं, चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा पिछले वालों में। संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती कैसे करती है, हाउ। आज उसी हाउ का मैं आपको वाव में जवाब दूंगा, ठीक है ना। डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहो, बिंदास रहो। और चलो शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले लेक्चर को। सवाल यही आता है कि संसद कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे करती है। पहली बात तो यहां पर यह सवाल उठता है कि कार्यपालिका का निर्माण कैसे हुआ, कहां से हुआ कार्यपालिका का निर्माण, कहां से आई ये कार्यपालिका, वो समझो। हम लोगों ने ये बार बार में देखा कि जो संसद है वो उसमें 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। अपन इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे पर आपको आगे का समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे का बताना पड़ता है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा में जब 545 जो सदस्य हैं उनमें से 50% से ज्यादा जब लोग एक पार्टी के लोग जीत करके आ जाते हैं तो उनकी बनती है सरकार। सरकार का मतलब होता है भैया, सरकार का मतलब है प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये क्या है, ये कार्यपालिका का भाग है। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति जी भी आते हैं, ठीक है। जो स्थायी कार्यपालिका है वो भी आती है। इनका पूरा चैप्टर भी अपन लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट वाला। तो अब जो सरकार है, इस सरकार मुख्यतः जो यहाँ पे कार्यपालिका की बात करी गई है वो सरकार के लिए करी गई है। तो हम इस सवाल को थोड़ा सा बदल दें, चलो बदल देते हैं। संसद सरकार को कैसे नियंत्रित करती है? तो ठीक है, अब सवाल थोड़ा सा बदल चुका है, आसान हो गया। सैफ और संसद, सैफ और सरकार, ठीक है। तो संसद सरकार को कैसे नियंत्रित करती है, किस प्रकार से कंट्रोल करती है, ये अब हम लोगों को देखना है। और सरकार को, संसद को ऐसी क्या जरूरत है सरकार को नियंत्रित करने की, कंट्रोल करने की? अब एक बात यहां पे ये देखिए, इस संसद में से जो सरकार बनी है वो लोकसभा में 50% से ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी की बनी है। जैसा कि अभी आज मौजूदा दौर में 303 सीटें बीजेपी के पास हैं और चाहिए 272 के करीबन, तो 303 से बीजेपी की क्या बन गई, सरकार बन गई। अब इस संसद में कौन है, 303 बीजेपी के हैं, बाकी अब इस 545 में से आप 303 माइनस कर दो भैया, 2, 4 और 2, 242 जो लोग हैं वो दूसरी पार्टियों के होंगे। कोई आम आदमी पार्टी का होगा, कोई मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई जो दक्षिण की पार्टियां हैं डीएमके, एआईडीएमके, उनका होगा, सीपीआई का होगा, अलग अलग पार्टियों के होंगे, नो डाउट, इसमें तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। तो 242 जो लोग हैं वो दूसरी पार्टियों के। संसद इन दोनों को मिलाकर के बन रहा है, लोकसभा इन दोनों को मिलाकर के बन रहा है। अब मान लिया कि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है, डोंट वरी, पर राज्यसभा में आ जाओ। अब राज्यसभा में तो जरूरी नहीं है ना कि जिस पार्टी की सरकार है उसी का बहुमत हो, जरूरी नहीं है ना। राज्यसभा में कहां से लोग चुन करके आते हैं, राज्यों की विधानसभाओं से चुन करके आते हैं। अब राज्यों में विधानसभाओं में कितने कितने विधायक उस पार्टी के बैठे हैं वो भी तो डिपेंड करता है। अब मान लीजिए ज्यादा राज्यों में सरकार है दूसरी पार्टी की और यहां पे कोई पार्टी दूसरी जीती हुई है तो राज्यसभा में उनकी कम सीटें होंगी। तो पहली बार जब राज्यसभा में उनकी कम सीटें हो गई तो संसद में तो राज्यसभा भी आ रही है, तो सरकार पे थोड़ा सा कंट्रोल लग गया ना कि आप हर चीज राज्यसभा को नहीं बोल सकते। आपका लोकसभा में दबदबा है, लोकसभा में तो बिल्कुल आप पावरफुल हो, पर राज्यसभा में पावरफुल नहीं हो। ये बिल्कुल उस प्रकार का सीन है कि हम हमारे एरिया में तो बहुत पावरफुल हो, आजा, ठीक है ना। तभी तो हम लोग, बहुत से लोग कहते हैं मिलना बार बताऊंगा, ठीक है ना, ऐसे बहुत से शब्दों का आप लोग प्रयोग करते होंगे। तो हम हमारे एरिया में पावरफुल है, मतलब लोकसभा में पावरफुल है, पर दूसरे एरिया में पड़ोस वाले गली में जाना नहीं यार, वहां तो नहीं जाएंगे। तो राज्यसभा में हो सकता है कि उस पार्टी का बहुमत नहीं हो, तो जो सरकार का गठन हो रहा है वो इस पार्टी के बहुमत से हो रहा है। परंतु हम मान लेते हैं कि जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिल चुका है कहीं ना कहीं वो पार्टी थोड़ी सी पावरफुल है, क्योंकि हम लोग लास्ट के लेक्चर से ये चीज देखते हुए आए हैं कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है, थोड़ी सी मजबूत जो है वो लोकसभा है, नो डाउट इसमें। जब लोकसभा पावरफुल है, और पावरफुल वो क्यों है, क्योंकि उन वहां के नेताओं को जनता ने डायरेक्ट निर्वाचित करा है, डायरेक्ट जनता ने चुना है और जनता के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है।
अब ये लोग 303 जो लोग जीत करके गए हैं, ये आप एक उदाहरण मान लीजिए कि कोई भी पार्टी के व्यक्ति जो जीत करके गए, जिस पार्टी की सरकार बनी, जैसे मान लीजिए कोई एक्स पार्टी है, उसकी सरकार बनी और हम मान लेते हैं उस पार्टी को 400 सीटें मिली हुई हैं लोकसभा में, एक्स पार्टी उसको 400 सीटें मिली। अब हो सकता है ना कि ये पार्टी तानाशाही रूप अपनाने लग जाए, वो सोचे नहीं किसकी सुननी, छोड़ो, हम हर चीज को, हम हर कानून को पास करवा सकते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है किसी की सुनने की, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम पे कोई चेक नहीं है, हम पे कोई लगाम लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं। तो जब ये अगर ऐसा सोच लेंगे तो हो सकता है कि लोकतंत्र को किस में बदल दे, तानाशाही में बदल दे, लोकतंत्र को तानाशाही में बदल दे, जो कि क्या है, गलत बात है। अब ऐसे जगहों पर क्या होता है, संसद का इस्तेमाल होता है। हाँ, हो सकता है कि भाई राज्यसभा के लोग कुछ ही ना कर सके, लोकसभा वाले कुछ ही ना कर सके, राज्यसभा वाले तो कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में तो जरूरी नहीं है कि आपकी यहाँ पर 400 है तो यहाँ पर भी आपकी 150 से ज्यादा सीटें होंगी, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है यहाँ पर आपकी 20-25 सीटें ही हो, फिर क्या कर लोगे? आपने कोई भी कानून पास करा, राज्यसभा रोक देगा, रुक जा भाई रुक जा, ऐसे कैसे, अभी तो हम लोग बैठे हैं, ऐसे कैसे कानून पास हो जाएंगे। और मान लीजिए कि आपकी पार्टी की लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, राष्ट्रपति जी तो है ना, राष्ट्रपति जी बोलेंगे भैया मैं पार्टी वार्टी का नहीं हूं, मैं ना पार्टी का, मैं किसी का नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ देश का हूं और देश के संविधान के अनुसार काम करता हूं, और ये जो कानून तुम लेकर के आए हो ना, ये गलत है, इसको मैं रद्द करता हूं, हटाओ, या मैं पॉकेट में तो डाल करके इसको रख लेता हूं। तो प्रेसिडेंट भी है, राष्ट्रपति भी है, तो संसद में तीनों लोग आ रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर करके उस सरकार को किस प्रकार से नियंत्रित या कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम आज के लेक्चर में जानेंगे, और उसका काफी कुछ मैं आपको बता भी चुका हूं। पहला कंट्रोल करने का तरीका तो ये हो गया कि जब भी कोई कानून का निर्माण हो रहा है तो हो सकता है कि उस कानून के निर्माण में संसद बार बार में रोक लगा दे। जैसे मैंने बताया, लोकसभा में बहुमत है तो हो सकता है राज्यसभा में ना हो, राज्यसभा में भी है तो हो सकता है राष्ट्रपति जी उस पर रोक लगा ले। किसी भी प्रकार से सरकार पे रोक लगाया जा सकता है, सरकार को समझा दिया जाएगा कि सरकार जी जो आप कर रहे हो ना वो हर बार सही नहीं होता है, हम लोग भी बैठे हैं और हमारी भी बातों का ध्यान रखा जाए और हमारी बातों के हिसाब से भी चला जाए, क्योंकि हम लोग भी जनता के ही प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो पहला तो इस प्रकार से रोका जा सकता है। दूसरा, आप देख सकते हैं बहस के द्वारा डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स होंगी लोकसभा में, सरकार गलत कर रही है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार ने ये करा है, वो करा है, ऐसी बातें लोकसभा राज्यसभाओं में रखी जा सकती है। अब जब ऐसी बातें लोकसभा राज्यसभा में रखी जाएंगी तो वो बातें दुनिया भारत के लोग भी तो सुन रहे हैं ना, कि हाँ यार ये बात, इस जो सांसद ने बोली बात तो सही है, सरकार अगर ऐसा कानून लेकर के आना चाहती है तो ये तो कानून गलत है, भेद से। और हो सकता है कल को उस पॉलिटिकल पार्टी के उस संसद में जो लोग बैठे हुए हैं वही कल को जनता जनार्दन को इकट्ठा कर ले, बोले सरकार ये कानून बनाने गलत है। मैं आपको जैसे बता रहा हूं, एग्रीकल्चर लॉज, कृषि कानून जो भी सरकार द्वारा बनाए गए, जनता इकट्ठी हो गई, जनता इकट्ठी हो गई। अब पर जब संसद को कंट्रोल करने की आपको जिम्मेदारी दी है कार्यपालिका को, तो संसद को कुछ छूट, कुछ आजादी भी देनी होगी। और संसद बना किससे? सदस्यों से बना, मेंबर से बना है, और मेंबर्स को पूरी की पूरी छूट है। आप लोकसभा में, राज्यसभा में बैठे हो, आप कुछ भी बोलो, आप पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको जो बोलना है, कोई विवादित बात कुछ भी हो, सब कुछ आप लोकसभा राज्यसभा में बेधड़क होकर के बोल सकते हो, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये विशेषाधिकार, ये स्पेशल राइट सदस्यों को क्यों, ये विशेषाधिकार, ये स्पेशल राइट सदस्यों को क्यों दिया गया कि भाई आप कुछ भी बोल सकते हो? तो वो इसलिए दिया गया है कि भाई आप अपनी बात पूर्ण रूप से रख सके। हो सकता है कि आप अगर बंधनों में बंध जाओगे तो वो बात नहीं रख सकते जो कि सरकार गलत करने जा रही है, तो आपको पूरी छूट दी गई, आप बोलो, बेझिझक होकर के बोलो। पर संसद के बाहर जाने के बाद आप कुछ भी नहीं बोल सकते। फिर वो संसद के बाहर जाने के बाद आप गलत कुछ भी नहीं बोल सकते। संसद के अंदर तो आपको जो बोलना है, जो बात रखनी है, आप रखिए, बेधड़क से रखिए, कोई भी समस्या नहीं है। ये छूट इसलिए दी गई है कि सरकार की गलतियों को पूर्ण रूप से एक्सपोज जो है, जो विपक्ष के सदस्य हैं वो लोग कर सकें, राज्यसभा के सदस्य हैं वो लोग कर सकें, वो पूर्ण रूप से बता सके कि सरकार ने ये पॉइंट गलत करे हैं और सरकार का इन पॉइंट को लाने के पीछे ये उद्देश्य हो सकता है। ये उद्देश्य मैं संसद के सामने आज रखता हूं। इस प्रकार की बात से, इस विशेषाधिकार से ये फायदा हुआ कि सरकारें थोड़ा सा लिमिट में रहेंगी, सरकारें कंट्रोल में रहेंगी कि हाँ यार, अगर इसने संसद में ये बात बोल दी, जनता देख रही है, जनता जनार्दन देख रही है, अगर जनता जनार्दन ने ये बातें सुन ली, हमारी कमियां अगर जनता को पता चल गई, तो हो सकता है कि अगली बार हमें चुनाव में जीतने का मौका ना मिले। तो संसद पूर्ण रूप से कार्यपालिका पर या सरकार को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। वो डिबेट्स करके कंट्रोल कर सकती है, वो कानून निर्माण के द्वारा क्या है, कंट्रोल करती है,
वो जो मेंबर्स को विशेषाधिकार दिए गए हैं, उन विशेषाधिकार के द्वारा भी सरकार को कंट्रोल कर रही है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समितियों के बारे में पढ़ा था बच्चों। अब उस समिति में भी क्या है, अलग अलग पार्टी के लोग बनाए गए थे समितियों में भी। अब उस समिति में भी जब अलग अलग पार्टी के लोगों को सदस्य बनाया गया तो वो समितियां भी क्या कर रही हैं, सरकार को कंट्रोल कर रही हैं। वो बता रही है सरकार को कि भाई आप ऐसा मत करिए, ये गलत है, और ये जो पॉइंट्स है वो सही है, इन पॉइंट्स को रखिए, बाकी इन चीज़ों को हटाइए। तो सरकार पे पूरा का पूरा नियंत्रण, पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। इसके अलावा हम लोगों ने संसद के कुछ कार्य देखे थे। देखिए, जो जहां अभी तक के जितने लेक्चर्स पढ़े उन सबसे जुड़ा हुआ है। आपने संसद के अलग अलग कार्य पढ़े, विधायी कार्य। अब इस विधायी कार्य की, इस कानून बनाने की जो शुरुआत है वो तो सरकार कर रही है, नो डाउट, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, परंतु उसको पास करने की जिम्मेदारी तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी के ऊपर ही है। तो संसद का रोल आ गया। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा वित्त कार्य है सरकार के, फाइनेंस से जुड़े हुए काम है सरकार के। अच्छा, फाइनेंस से जुड़े हुए काम है, तो उस फाइनेंस में जो 3 हम लोगों ने निधियां पढ़ी थी, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि, तो उस पर कंट्रोल किसका है, संसद का है। तो संसद इनके कानूनी कार्यों को भी कंट्रोल कर रही है, उनके धन के कार्यों को भी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोनों रूप में देख सकते हैं कि संसद क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है सरकार के कार्यों को। तो सरकार जो भी काम लेकर के आएगी, संसद रोक लगाने के, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठहरो 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 ठहरो। तो संसद अलग अलग प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ये एक ब्रीफ जो डिस्कशन था वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ किताबी लैंग्वेज में। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। मैं अभी के लिए आप लोगों को ये कह रहा हूं, इस कार्यपालिका का जो शब्द आप समझे वो क्या है, सरकार है। बाकी तो पूरा का पूरा कार्यपालिका पे पूरा चैप्टर पढ़ लिया। देखिए, जैसे जैसे आप लोग बड़ी क्लासेस में बढ़ते जाते हो ना, बस यही डिफरेंस आता है। ये कार्यपालिका शब्द ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार ही सुना होगा जीवन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ करके आए हो, आपने 9th में भी कार्यपालिका का, पर 9th में क्या हुआ था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक चैप्टर में दे दिए, और वो चैप्टर 10-12 पेज में खत्म कर दिया। और अब जब आप 11th में आ चुके हो, एक एक के ऊपर एक एक चैप्टर, विधायिका का अलग, कार्यपालिका का अलग, और जो नेक्स्ट है हमारा न्यायपालिका उसका अलग, तीनों के अलग अलग चैप्टर दे दिए। अब जब आप आगे और जाओगे तो उनमें और भी चीजें ऐड हो जाएंगी। विधायिका में अभी तक ऐसे कौन कौन से मुख्य फैसले हमारे देश की संसद ने लिए, कौन कौन से फैसलों में थोड़ी सी रोक टोक लगी है, भारत के संविधान को पूरा विस्तार से जानो। न्यायपालिका में जो ये केस गया था, इस केस का क्या इंपॉर्टेंस था, जैसे केशवानंद भारती केस 1973-74 वाला, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। इस पर अन्य जो, मतलब आपके पास जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आप किताबों में जाओगे, आपका जो कहते हैं ना, जो सोर्स, जो कंटेंट है, वो यूं फैलता ही जाएगा, वो यूं फैलता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो कार्यपालिका आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा है, पर अब कार्यपालिका पर हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ करके आए। और मैं आपको एक ही बात जीवन में कहता हूं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप जिसकी भी तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि एक सब्जेक्ट से प्यार कर लीजिएगा, एक किसी सब्जेक्ट से बेहतरीन वाला प्यार कर लीजिएगा, गजब का ही प्यार होना चाहिए, अंधविश्वास वाला प्यार होना चाहिए। आप पॉलिटी से करिए, इको से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से इतना प्यार कर लीजिएगा कि उस सब्जेक्ट में तो हम बिल्कुल डीप में ही चले जाए। कभी कोई व्यक्ति बोले ना यार पॉलिटी का ये टॉपिक पूछना है, तो फिर कोई आपकी तरफ उंगली करके बोले यार उससे पूछो। पॉलिटी अपन जितने आम लोग बैठे ना, उन आम लोगों में अगर इन आम से भी ज्यादा अगर किसी को आती है ना, तो उस व्यक्ति को आती है। पॉलिटी का तो वही मास्टर माइंड व्यक्ति है। आप आईएएस बनो ना बनो वो बात अलग है, पर सब्जेक्ट पे तो एटलीस्ट इतनी कमांड बना लेना कि दुनिया वाले भी कहे यार इस व्यक्ति से पूछो। कोई बोले ज्योग्राफी, यार ज्योग्राफी बोलो, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है, वो दीदी, वो भैया, वो गजब के वर्ड एक यार, उनसे तू 6th क्लास से लेकर के पता नहीं कौन कौन सी किताब से वो तुझे समझा देंगे, कौन कौन सी किताब से समझा देंगे। तो ऐसा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप, है ना, देखिए यूपीएससी की तैयारी करने के मैं आपको कुछ बेनिफिट्स भी बताता हूँ। पहला बेनिफिट तो ये, अगर आप लोग क्रॉस कर गए यूपीएससी, ठीक है, अगर क्लियर कर गए तो आप अधिकारी बन जाओगे, उसमें नो डाउट, आप बेहतरीन वाले अधिकारी बन जाओगे। अगर नहीं कर पाए तो जैसा दूसरे लोग कहते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स को आप क्रैक कर सकते हो, पर मैं इस बात को पूर्ण रूप से झूठ मानता हूँ। इस भ्रम में कभी भी मत रहना कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं और अगर आप अधिकारी नहीं बन पाए तो आप दूसरी जॉब्स को निकाल दोगे, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। उसका कारण बताता हूं क्यों। दूसरी जितनी भी जॉब्स है, एसएससी की, स्टेट पीसीएस, स्टेट जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, बैंकों की जॉब है, जितनी भी जो दूसरी जॉब्स हैं बच्चा गवर्नमेंट की, उसमें क्या होता है कि जो जीके का जो पोर्शन आता है वो 25 मार्क्स का आता है या 1/4 पोर्शन आता है। और हमारे यहाँ पर
हम लोग पढ़ते हैं 70 से 80% जीके। यहाँ पर मैथ्स का, रीजनिंग का इनका काम बहुत ज्यादा है, ये 50 मार्क्स की बनती है और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं 5%। वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर हम लोग दे रहे हैं और यहाँ पे तो मैथ्स रीजनिंग के हाई से हाई क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये थोड़ा सा एक झूठा फैलाव होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब चुटकियों में निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। या तो आप अधिकारी बन जाएंगे और दूसरी गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि आप केंद्र सरकार के भी आप यूपीएससी के वो नहीं बन पाए अधिकारी, तो आप राज्य सरकारों के जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी, उनमें आप खेल जाओगे, मतलब वो आप क्रॉस कर जाओगे। तो या तो आप यूपीएससी क्लियर कर देते हो या तो आप अधिकारी बन जाओगे, नहीं तो अब अगर आपने उसका 1 बार 2 बार 3 बार प्री निकाल दिया, उसके 2 बार मेंस लिख दिए, 1 बार आप इंटरव्यू में भी पहुंच गए, तो आपका जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान बिल्कुल टॉप लेवल का होगा, बिल्कुल टॉप लेवल का। और उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए आप लोग किसी भी कोचिंग में जाकर के, और कोचिंग की ऐसी वैसी नहीं, यूपीएससी की कोचिंग में जाकर के बोलिए मैंने इतनी बार मेंस करके रखा है, इतना बार इंटरव्यू में गया हूं, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, मैं पढ़ाना चाहता हूं। अब वो जिस दिन आपसे पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, तो बोलो भैया जो आपका प्यार है उस प्यार को चुन लो, जो आपका प्यार है उस प्यार को चुन लो। पॉलिटी है तो पॉलिटी, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, इको है तो इको, इतना उनमें विस्तार से चले जाना कि मजा ही आ जाए जीवन में। मैंने कहा ना कि कोई बोले कि यार ये सब्जेक्ट जाना, तो आपकी तरफ उंगली हो जानी चाहिए कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट का तो ज्ञाता विद्वान वही व्यक्ति इस धरती पे बचा है, बाकी कोई है नहीं। इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, ठीक है। और बाकी यूपीएससी जब तक आप तैयारी करो तो यूपीएससी में तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक समान वेटेज देकर के चलना होगा, और पर एक सब्जेक्ट को अपने से ज़्यादा लगाव रखना कि भाई हाँ वो सब्जेक्ट तो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। और ये जो टाइम होगा ना, ये मैं आपको अभी पता, अभी हो सकता है आपको ज्योग्राफी अच्छा लगता हो, पॉलिटी बेकार लगता हो सकता है ईको अच्छा लगता हो हिस्ट्री बेकार लगता हो सकता है पॉलिटी अच्छा लगता हो, दूसरा सब्जेक्ट बेकार लगता हो। पर क्या होता है, आप 11th-12th में पसंद कुछ और होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में पसंद और बदलती है, फिर जब हम और सब्जेक्ट को जाकर के फाइनल ईयर के बाद पढ़ते हैं तो पसंद और बिल्कुल ही बदल जाती है। यह बिल्कुल वैसा है, बचपन में था कि डॉक्टर बनूंगा ठीक है, फिर थोड़े से बड़े हुए बोले नहीं डॉक्टर तो नहीं कंपाउंडर बनूंगा फिर थोड़ा सा और बड़े हुए तो बोले कंपाउंडर छोड़ रहे, बोले यार चपरासी की नौकरी भी मिल जाए तो भी बढ़िया है। तो समय के साथ आपका क्या है ना कि इंटरेस्ट जो है वो बदलता जाएगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। पर मैं इतना ही कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट को आप जरूर उसमें जितना ज्यादा आप जा सकते हैं उतना जाइएगा। जैसे कि हम लोग पहले छोटी क्लास में कार्यपालिका का शब्द पढ़ा था और आज पूरे के पूरे चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि जहां जहां पर संसदीय लोकतंत्र होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां जहां पर होती है, वहां पर जो लोकसभा में जिनको बहुमत होगा, अब हमारे यहाँ पे भी संसद है और संसद में लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो जिनका निचले सदन में जिनको बहुमत मिलता है, जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को, वही क्या करता है, सरकार बनाता है या कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर ये कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। अब देखिए, जब हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा को ज्यादा पावर्स है, ठीक है, क्यों पावर है, क्योंकि उनको जनता ने चुना, पब्लिक ने चुना, डायरेक्ट उनको पब्लिक ने चुना है। जब पब्लिक ने डायरेक्ट चुना है तो लोकसभा में अब बहुमत की ताकत पाकर के कोई पार्टी या कोई नेता ऐसा सोच सकता है कि अरे मुझे तो जनता ने चुना हम लोगों को और हमारे पास बहुमत है, हमारे पास मेजोरिटी है, तो हमें कौन रोक सकता है। वही जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर अंबेडकर का पूजा नायक वाला, वो पूजा नायक वाली बात हो सकती है कि यार हमें कौन हटा सकता है। अगर वो ऐसा मन, उनकी सोच बन जाए तो वो हो सकता है वो मनमानी करने लग जाए, वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने लग जाए। अब जब वो शक्तियों का गलत प्रयोग करेंगे तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, देश पर तो गलत प्रभाव पड़ेगा। तो उस मनमानी को रोकने के लिए, उनका कंट्रोल जो है उस कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए कौन आएगी, संसद आएगी। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है। तो अब हो सकता है कि ये जो व्यवस्था है, जब बहुमत के आधार पर किसी पार्टी को मिल गया और बहुत ही ज्यादा प्रचंड बहुमत जब मिल जाता है, तब ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि संसदीय जो लोकतंत्र है वो क्या हो जाए, तानाशाह में बदल जाए, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मंत्रिमंडल ने कहा है वही क्या है, सदन को मानना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि आप अध्यक्षात्मक और संसदीय व्यवस्था में जब तुलना करते हैं ना, हम अध्यक्षात्मक को ये कहते तो हैं कि भाई वहां पर एक चेहरा है वो सुपीरियर है, पर अगर आप संसदीय व्यवस्थाओं को भी अगर थोड़ा सा और गहराई में जाकर के देखेंगे ना, तो संसदीय व्यवस्थाओं के लिए भी जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर को केंद्र बताया कि सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है।
मंत्री उसके हिसाब से होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा कैंडिडेट को उतारना है वो भी उसके हिसाब से होगा। तो सब कुछ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के हिसाब से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्थाओं में भी पूजा नायक हो सकती है। ठीक है, लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था जहां पर है वहां पर भी जैसा अध्यक्षात्मक है राष्ट्रपति, वैसा कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्थाओं में सारी की सारी पावर्स प्रधानमंत्री के पास है। हाँ, थोड़ा सा कुछ प्रत्यक्ष रूप से है तो कुछ थोड़ी सी अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट है, पर है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास। अब अगर इस प्रधानमंत्री के पास है तो प्रधानमंत्री के हिसाब से पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चल रहा है, मंत्रिमंडल चल रहा है, और हो सकता है कि अगर ये प्रधानमंत्री और ये मंत्रिमंडल चाहे तो वो पूरे संसद को कैसा बना दे कि नहीं, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही आपको मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। जब भी संसद सक्रिय होगी, एक्टिव होगी, और सचेत का मतलब है बिल्कुल सोई हुई नहीं है कि हाँ होने दो ना, जो हो रहा है चलने दो, ऐसा है नहीं, बिल्कुल एक्टिव रहना है। अगर एक्टिव रहेगी तो वो कार्यपालिका पर नियमित मतलब रेगुलर और प्रभावी नियंत्रण रख पाएगी। प्रभावी मतलब जिसका प्रभाव होगा कार्यपालिका पर वो नियंत्रण रख सकेगी। एक बात आप हमेशा और ध्यान रखिएगा, आपकी कोई भी पार्टी की विचारधारा हो, आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो कोई भी पार्टी देश से और देश के संविधान से बढ़कर के नहीं है, और दूसरा कोई भी पार्टी के चक्कर में अपने जो पर्सनल रिलेशन है वो खराब ना करे, कभी भी ना करे। ठीक है, वो व्यक्ति उस पार्टी को समर्थन करता है, आप उसको समर्थन करते हो, मस्त रहो। वो आपको कह रहा है यार इसको वोट देना, बोला हाँ इसको दूंगा। अब आप किसी को भी वोट दे करके आओ यार, आपकी पर्सनल चॉइस है वो, ठीक है ना। तो एक तो आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि पार्टी को बिल्कुल नहीं ये जो कर रही है वो सही कर रही है। यही क्या होता है, ये अंधविश्वास सा जो आ जाता है ना, वो पूजा नायक के लिए पूजा नायक की स्थिति बना देता है कि अब पूजा नायक स्टार्ट हो चुकी है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, गलत होता है। और अब जब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी बिल्कुल ही सही है, ठीक है, अब ये पार्टी बिल्कुल सही, और हम ऐसी कल्पना भी करने लग जाते हैं कि इस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी होनी नहीं चाहिए। जैसा कि बहुत सी बार मुद्दा उठता है कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, विपक्ष हटाएंगे, विपक्ष को हटाया जाए, विपक्ष को हटाया जाए, विपक्ष को हटाया जाए। विपक्ष का ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल है, विपक्ष का होना भी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा में, राज्यसभा में कोई विपक्ष के ऑपोजिशन के नेता नहीं होंगे, सारे एक ही पार्टी के लोग होंगे, तो फिर वो तो तानाशाही हो जाएगी, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चलेगा, सब कुछ ही उन्हीं के हिसाब से चलेगा। तो लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आज के समय में, आज के 20 साल 40 साल बाद, 100 साल बाद, कभी भी जब तक भी आप रहे, तो हमेशा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा मत सोचिएगा कि भाई पूरे देश में बस इसी पार्टी का राज फैल जाए, सारी की सारी पार्टियां खत्म हो जाए, कोई दूसरी ऑपोजिशन में कोई पार्टी रहनी ही नहीं चाहिए। वो लोकतंत्र का अंत है, वो लोकतंत्र का अंत हो जाएगा, बस खत्म है फिर लोकतंत्र। वो एक नाम मात्र का जो लोकतंत्र है वो रह जाएगा। बाकी विपक्ष का रोल है जब तक लोकतंत्र है, तो विपक्ष भी बनी रहनी चाहिए, इतनी सीटें मिलती रहनी चाहिए कि हाँ भाई विपक्ष है, विपक्ष पावरफुल है। अगर विपक्ष में भी थोड़ा बहुत दम रहेगा तो सरकार पे, कार्यपालिका पे थोड़ा सही से कंट्रोल कर पाएगा, नियंत्रण सही से कर पाएगा। तो इसीलिए संसद अगर सक्रिय रहती है, सचेत रहती है, तो कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। तो अलग अलग विधियों का मतलब अब यहाँ पे कानून नहीं है, ठीक है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ करके आए विधि, तो विधियों का मतलब यहाँ पे कानून नहीं, यहाँ पे मतलब प्रोसेस कह सकते हैं कि आप अलग अलग जो प्रोसेस है, उन अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग प्रक्रिया का इस्तेमाल करके भी वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो, ठीक है। और सांसदों और विधायकों को जो जनप्रतिनिधि हैं के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से, निर्भीक मतलब आप में कोई भय ना हो, आप में कोई डर ना हो, तो आपको प्रभावी रूप से और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आपके पास पूरी की पूरी शक्ति होनी चाहिए, पूरा का पूरा पावर होना चाहिए कि हाँ भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, एक जनप्रतिनिधि है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए कि हाँ हम पे कोई रोक टोक नहीं है, हम पे कोई भी रोक टोक नहीं है। तो उसी का एक उदाहरण देते हैं, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप विधायिका में कुछ भी कह दो, अब विधायिका का मतलब यहाँ पर संसद भी आ गया और जो राज्यों की विधानसभा है उसका भी आ गया, ठीक है। तो विधायिका का सीधा सा अर्थ है कि आप विधायिका में कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, आप पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि भाई आपने कुछ गलत बोला है या आपने कोई हेट स्पीच दी, ऐसा मुद्दा उठेगा नहीं। इसको कहा जाता है संसदीय विशेषाधिकार।
विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो विधायिका का जो अध्यक्ष है, अब जैसे मान लीजिए किसी को बोलने से रोका गया तो अब वो कहेगा मेरा तो जो विशेषाधिकार है उसका हनन हुआ है, तो अब वो डिसाइड विधायिका का अध्यक्ष ही करेगा कि भाई उसका हनन हुआ है या नहीं हुआ। मतलब उसका जो राइट है, जो स्पेशल राइट है जो संविधान ने संसदीय के लोगों को दिया है, वो हनन हुआ है या वॉयलेट हुआ है या नहीं हुआ। उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा क्यों संसद के लोगों को ऐसा विशेषाधिकार क्यों दिया गया? तो इसके पीछे जो उद्देश्य है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। तो जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके। अगर उनको पूरी छूट दी जाएगी कि हाँ भाई आप अपने विचार रखिए, आप खुल करके बोलिए, कोई डर वाली बात नहीं है, जो बोलना है वो खुल करके बोलिए, तो वो सच में जनता की एग्जैक्टली क्या परेशानी है, जनता की एग्जैक्टली क्या समस्या है वो बता सकते हैं। वो बता सकते हैं कि भाई इस जाति के लोगों के साथ ये समस्या है, इस पे सरकार काम करे, इस धर्म के लोगों के साथ ये समस्या सरकार काम करे, महिलाओं के साथ ये समस्या है, पुरुषों के साथ ये समस्या है, इन समस्या पे काम करे। उस एरिया में वह जो लोग रहते हैं कि उन लोगों के साथ ये समस्या है, जब वो बिना डर के बिना भय के जब बोल पाएंगे तभी तो वो समस्याओं को उजागर कर पाएंगे कि हाँ भैया ये समस्या है, बिल्कुल इस पर सरकार काम करे। तो जनता का फिर ठीक से प्रतिनिधित्व हो पाएगा और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण भी रह पाएगा और सच में जो कंट्रोल है सरकार पे, वो कंट्रोल भी हमें देखने को मिलेगा। अब संसदीय नियंत्रण के साधन, अब संसद जो नियंत्रण करती है कार्यपालिका को वो किस प्रकार से करती है वो जानेंगे। उनके साधन कौन कौन से, किन कौन तरीकों से वो कंट्रोल कर रही है वो जानेंगे। इस पे पूरा जो चर्चा है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर अभी थोड़ा सी बात जान लेते हैं। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। तो संसदीय लोकतंत्र जहां पर होता है वहां पर विधायिका अपने स्तरों पर, अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका में सरकार क्या है, जवाबदेह। सरकार को जवाब देना होगा कहाँ पे, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जवाब देना होगा कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, इस काम के पीछे हमारा ये उद्देश्य है। तो उस जवाबदेही को विधायिका में सुनिश्चित करना होगा और विधायिका पूरी कोशिश करती है कि कार्यपालिका सरकार उनकी हर बात का जवाब दे, हर चीज की उनकी बात को सुनिश्चित करे। ये काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। ये काम कभी भी हो सकता है। भाई आप नीति निर्माण कर रहे हो, कोई पॉलिसी आप बना रहे हो, कोई कानून या नीति को लागू कर रहे हो, ठीक है, कोई नीति कोई कानून बनाया उस स्तर पे, कानून या नीति को लागू करते समय, कानून या नीति के लागू होने के बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो भी विधायिका क्या है, कार्यपालिका से जवाब मांग सकती है। विधायिका ये काम कई तरीकों से करती है, जैसे कि पहला बहस और चर्चा में आ जाएंगे डिबेट्स, जितनी भी लोकसभा में जो डिबेट्स होती हैं उन डिबेट्स के द्वारा। अब इसमें प्रश्नकाल भी आता है, ठीक है भाई, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, उनकी भी बात होती है। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, कानून पास करने में, जिसमें मैंने आपको बताया कि राज्यसभा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल कर रही है। और अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव ला करके भी सरकार को कंट्रोल कर सकती है, सरकार को हटा सकती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, और आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और बताइएगा कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। ठीक है, अभी जितने भी नियंत्रण के साधन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।